शहर की चकाचौंध के बीच बसी पुरानी कॉलोनी की एक तंग सी बिल्डिंग के तीसरे माले पर रहने वाला रोहित जीवन के सबसे कठिन फैसले के बीच झूल रहा था। शहर की भीड़ भाड़, हॉर्न की आवाज़ें और धुएं से भरी हवा के बीच एक पुरानी सी कॉलोनी थी, जहां जिंदगी की रफ्तार भले ही तेज दिखती थी, मगर उसके छोटे छोटे फ्लैटों में छुपी परेशानियां और रिश्तों की खटास कहीं ज़्यादा भारी लगती थी। उसी कॉलोनी की तीसरी मंजिल पर रोहित अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। रोहित मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। पिता रामनाथ जीवन भर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके मुश्किल से घर चला पाए थे। उनके पसीने और मेहनत का ही नतीजा था कि इस छोटे से फ्लैट का मालिकाना हक उनके पास था। माँ सरला देवी ने हमेशा गृहिणी बनकर त्याग और सेवा से परिवार को संभाला। अब दोनों बूढ़े हो चुके थे और बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। पिता को शुगर और दिल की समस्या थी, जबकि माँ गठिया से पीड़ित थी। दूसरी ओर रोहित की शादी कुछ साल पहले नेहा से हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान से भरी महिला थी, जो चाहती थी कि रोहित अपने माता पिता से अलग रहकर केवल अपनी पत्नी और बच्चों का जीवन बनाए, ताकि कम आय होने के बावजूद वे अपने भविष्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सके। लेकिन समस्या यही थी कि रोहित अपने माँ बाप को अकेले छोड़ने का साहस कभी नहीं जुटा पाया। उसकी आत्मा हमेशा उसे ये कहती कि जिन लोगों ने उसे जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, हर मुश्किल से बचाया, उनके बुढ़ापे में वह उनका सहारा बने, वही उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन नेहा का तर्क था कि शादी के बाद सबसे पहला हक पत्नी और बच्चों का होता है। आदमी को अपने घर परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए, वरना रिश्ते अच्छे रहते हैं और ना जीवन में शांति मिलती है। इस खींचतान ने रोहित का जीवन एक ऐसी रस्साकशी में बदल दिया था, जिसमें वह बीच का हिस्सा बन गया था। एक ओर पत्नी खींच थी, दूसरी ओर माँ बाप, और बीच का वह बेटा दोनों तरफ से टूटता हुआ। सुबह जब वह ऑफिस निकलता तो माँ बिस्तर पर से आवाज़ देती, बेटा ज़रा दवा दे देना, फिर जाना। और तभी पीछे से नेहा कहती, देर हो जाएगी, पहले खाना खा लो। ऑफिस में बॉस नाराज़ होंगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। मम्मी की दवा तो मैं दे दूंगी। लेकिन नेहा का ये कहना अक्सर केवल कहने तक ही सीमित रह जाता, क्योंकि उसे अपनी नौकरी और घर के काम संभालने होते। नतीजा ये होता कि बूढ़ी माँ इंतज़ार करती रह जाती। रोहित का दिल भर आता, लेकिन ऑफिस देर से पहुंचने का डर भी उसे खाया जाता। वह असहाय हो जाता। यही हाल शाम को लौटने पर होता, जब पिता रामनाथ पूरे दिन अकेलेपन और बीमारी से टूटते हुए उसे देखते और उम्मीद करते कि उनका बेटा थोड़ा समय दे। मगर दूसरी ओर नेहा अपनी थकान और सपनों की बातें करती, कहती, कब तक यूं माँ बाप का बोझ उठाते रहोगी, अपनी अलग ज़िंदगी क्यों नहीं बनाते। बाकी सब दोस्त अपने अपने घर में हैं, गाड़ी है, घूमने जाते हैं, और एक तुम हो कि अभी तक माँ बाप की सेवा में लगे हो। इससे हमारा भविष्य भी तो चौपट हो जाएगा। ये सुनकर रोहित अंदर से टूट जाता, क्योंकि एक ओर वह पत्नी की अपेक्षाओं को गलत नहीं कह सकता था और दूसरी ओर माता पिता की उपेक्षा करने का साहस उसमें नहीं था। अक्सर रातों में उसकी नींद उचट जाती, छत की ओर देखते हुए सोचता, काश इंसान को दो दिल मिलते, एक माँ बाप के लिए और एक पत्नी बच्चों के लिए, ताकि कोई भी दर्द ना हो। मगर हकीकत ये थी कि उसके पास केवल एक दिल था, जो दोनों तरफ से खिंच रहा था और धीरे धीरे टूटने लगा था। घर का माहौल भी अब तनाव से भर गया था। छोटी छोटी बातों पर नेहा और सरला देवी के बीच तकरार होने लगी थी। सरला देवी को लगता था कि नेहा रोहित को उनसे दूर करने की कोशिश करती है, और नेहा को लगता था कि सरला देवी हर समय रोहित को अपने वश में रखकर उसकी पत्नी होने की हैसियत को कम कर देती हैं। पिता रामनाथ बीच बचाव करने की कोशिश करते, लेकिन उनका कमज़ोर स्वास्थ्य उन्हें लंबी बहस करने नहीं देता था। ऐसे में अक्सर रोहित को ही बीच में पड़ना पड़ता और वह किसी एक का पक्ष लेने की स्थिति में नहीं होता। नतीजा ये होता कि दोनों पक्ष उससे नाराज़ रहते। रोहित का तनाव बढ़ता गया। ऑफिस में भी वह ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पाता था। बॉस कई बार चेतावनी दे चुकी थी कि अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुआ तो नौकरी पर आ जा सकती है,
लेकिन रोहित क्या करे। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों ने उसके कंधों पर ऐसा बोझ डाल दिया था कि वह सांस लेने तक को तरसता था। कभी कभी वह सोचता कि काश उसने शादी ही ना की होती तो शायद वह माँ बाप की सेवा करते हुए भी संतुष्ट रहता, या फिर अगर उसके माँ बाप किसी और सहारे के काबिल होते तो शायद पत्नी के साथ नया जीवन सहज हो पाता। मगर किस्मत ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता साफ नहीं दिखता था। एक ओर बीमार और असहाय माँ बाप, दूसरी ओर सपनों और भविष्य की उम्मीदों से भरी पत्नी। रोहित का जीवन मानो सवालों के कटघरे में खड़ा था और उसका दिल हर पल ये सोचता था कि आखिर किसे चुने, इसका साथ दे, क्योंकि एक को चुनते ही दूसरे का दिल टूट जाएगा और दोनों को साथ लेकर चलना अब लगभग असंभव हो चुका था। रोहित की जिंदगी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर दिन एक नई जद्दोजहद उसके सामने खड़ी हो जाती थी। ऑफिस से लौटते समय वह अक्सर रास्ते में पार्क की बेंच पर कुछ देर बैठ जाता, मानो खुद से बातें करता हो। कई बार सोचता कि काश जिंदगी भी किसी किताब की तरह होती जिसे मन चाहे पन्ने पर बंद कर दिया जाए या पसंद का अध्याय बार बार पढ़ लिया जाए। लेकिन जिंदगी में हर दिन नया पन्ना खुद खुलता था और उस पर लिखी स्याही मिटाई नहीं जा सकती थी। उसी स्याही में उसकी बेबसी और लाचारी की दास्तान लिखी जा रही थी। नेहा का दबाव अब बढ़ता जा रहा था। वह बार बार कहती, रोहित, मैंने तुमसे शादी अपने सपनों को मानने के लिए नहीं की थी। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी एक अच्छा घर हो, बच्चे हों, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में हो। लेकिन अगर तुम अपने माँ बाप को हर वक्त अपने कंधे पर ढोते रहोगे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं समझते तुम? रोहित चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। जवाब देने की कोशिश करता भी तो नेहा रो पड़ती, कहती कि वह उसके जज्बात को नहीं समझता। कभी कभी ताना देती, तुम्हें माँ बाप की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हारे साथ जीवन बांटने का वादा नहीं किया था? दूसरी तरफ माँ सरला देवी अपनी पीड़ा में उसे पुकारती, बेटा, क्या तेरे पास अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप के पास बैठने के लिए 2 पल का वक्त नहीं है? कभी कभी वो बेटे से नाराज़ होकर कह दिखती, बहू को तो तुमने खुश कर दिया, लेकिन हम बूढ़े कबाड़ हो गए हैं क्या? क्या हमारे लिए अब तेरे पास वक्त नहीं? ये कहते हुए उनकी आंखें भर जाती और रोहित का दिल भीग जाता। वह खुद को 2 हिस्सों में बांटा हुआ महसूस करता। रिश्तेदार भी इस आग में घी डालने से पीछे नहीं रहते थे। घर में मैं जब कोई चाची या मौसी आती तो कहती, बेटा, शादी के बाद सब अलग हो जाते हैं, तो क्यों बंधा है? बहू सही कह रही है, तुझे अब अपना घर अलग करना चाहिए। और अब कोई बुजुर्ग चाचा मिलते तो कहते, बेटा, माँ बाप का सहारा बेटा ही होता है, अगर तू ही दूर हो गया तो इन बूढ़ों का क्या होगा? पत्नी तो साथ निभा लेगी, माँ बाप कहाँ से मिलेंगे? इन तानों और सलाहों ने रोहित का दिमाग और उलझा दिया था। ऑफिस का हाल भी खराब था। बॉस रोज डांटने कि उसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। वह चाहता तो था कि काम पर ध्यान लगाए, लेकिन घर की लड़ाइयाँ उसका पीछा करती। अक्सर डेस्क पर बैठा वह ख्यालों में खो जाता और सहकर्मी हंसकर कहते, लगता है बीवी से झगड़ा हुआ है। कोई और कहता, नहीं यार, इसे तो सास ससुर ने पागल कर दिया होगा। और ये बातें उसकी दिल में चुभ जाती, क्योंकि सच यही था कि वह दोनों तरफ से पिस रहा था। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो नेहा मोबाइल पर नए फ्लैट की जानकारी दिखाती, कहती, देखो ये अच्छा है, थोड़ा लोन ले लो, हम अलग रहेंगे तो चैन से रह पाएंगे। मगर उसी वक्त दरवाजे के पार से माँ का खांसना और पिता की खांसी की आवाज़ आती, जो उसे बुरे सपने जैसी लगती। उसे महसूस होता कि अगर वह अलग हो गया तो ये दोनों अकेले दम तोड़ देंगे और वह एक निकम्मा बेटा कहलाएगा।
इस खींचतान के बीच घर का माहौल और जहरीला हो गया था। नेहा और सरला देवी के बीच अक्सर झगड़े होते, कभी खाने को लेकर, कभी घर के कामों को लेकर, और बीच में रोहित को खड़ा कर दिया जाता जैसे वह कोई पंच हो। लेकिन वह फैसला सुनाने की हालत में नहीं होता, बस दोनों को शांत करने की कोशिश करता, मगर नतीजा ये होता कि दोनों उस पर ही गुस्सा निकाल देती। पिता रामनाथ चुपचाप अखबार में सिर गड़ाए बैठे रहते, पर उनकी आंखें सब देख रही होती और उनका दिल अंदर से टूटता जाता कि उनके कारण बेटे की जिंदगी नरक बन रही है। वहीं नेहा को लगता था कि रोहित में ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी ज़िंदगी के लिए कोई बड़ा फैसला ले सके। उसे अपने दोस्तों के किस्से सुनाती, देखो राहुल ने शादी के बाद अलग फ्लैट ले लिया, अब गाड़ी भी आ गई है, प्रमोशन भी हुआ है, क्योंकि घर का टेंशन नहीं रहता। और एक तुम हो कि अभी तक मम्मी पापा के इर्द गिर्द घूम रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। रोहित अंदर से जानता था कि नेहा गलत नहीं थी, मगर ये भी जानता था कि माँ बाप को छोड़ना सही नहीं होगा। वह खुद को दिन ब दिन कमज़ोर महसूस करने लगा था। कभी कभी सोचता कि काश उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए और वह हमेशा के लिए सो जाए, ताकि ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन फिर माँ का चेहरा सामने आता और पत्नी की उम्मीदें याद आती। ऐसे में उसकी आंखें भर आती और वह तकिए में मुंह छुपाकर सिसकने लगता, मगर किसी को पता नहीं चलता। उसकी जिंदगी का सच यही था कि वह हर दिन जीते जी मर रहा था और किसी को इसकी खबर भी नहीं थी। रोहित की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर रास्ता उसे बंद दिखाई देता था। नेहा का दबाव अब अल्टीमेटम में बदल गया था। एक रात जब झगड़ा अपनी हद पार कर गया तो नेहा ने रोहित की आंखों में देखते हुए साफ साफ कहा, या तो तुम अलग घर लेकर मेरे साथ रहो, या फिर मैं मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अब मुझे ये अपमान और सहना नहीं है कि मैं हर रोज़ तुम्हारी माँ के ताने सुनूं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चैन से जीने का हक है। रोहित उस रात बिल्कुल चुप रह गया, ना बोल सका ना रो सका। बस महसूस कर रहा था कि जिंदगी उसे चीर कर दो हिस्सों में बांट रही है। दूसरी तरफ माँ सरला देवी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गठिया ने उनके पैरों को लगभग बेकार कर दिया था और उनका बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। पिता रामनाथ भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें ज़्यादा टेंशन से दूर रखा जाए, वरना दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है। लेकिन घर का माहौल ही तनाव से भरा था। ऐसे में वे चुपचाप कमरे में पड़े रहते, कभी अखबार उठाते, कभी खिड़की से बाहर देखते, मानो अपनी किस्मत से हार मान चुके हों। रोहित का दिल हर बार उन पर पड़ती इस तकलीफ को देखकर और भारी हो जाता। ऑफिस का हाल भी बुरा था। बॉस ने उसे एक दिन मीटिंग में सबके सामने डांटते हुए कहा, रोहित, अगर अगले महीने तक तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर वह जैसे अंदर से टूट गया, क्योंकि यही नौकरी उसके पूरे परिवार का सहारा थी। लेकिन घर के तनाव ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी थी। कई बार वह अपने कागजों पर नज़र गड़ाए रहता, पर कुछ समझ ही नहीं आता। फ़ोन बजता तो चौंक जाता, जैसे हर तरफ से दबाव उसकी सांसें रोक रहा हो। समाज और रिश्तेदार भी उसकी मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं थे। जब जब कोई मिलने आता तो नेहा को समझाता कि वह अलग क्यों नहीं रहती, और माँ बाप को कहता कि बेटे को अब अपने हिसाब से जीने दो। नतीजा ये होता कि दोनों पक्ष और भड़क जाते और झगड़े तेज हो जाते। मायके की औरतें जब जब नेहा से कहती, बेटा अब ज़माना बदल गया है, तुम्हें परिवार अलग हो जाना चाहिए, तुम क्यों सास ससुर का बोझ उठाओ, और यही बातें सुनकर नेहा और ज़्यादा आक्रामक हो जाती। वहीं सरला देवी अपने कमरे में बड़बड़ाती, आजकल की औरतें तो बस बेटे को छीन लेती हैं, बहू को घर की रानी बना दिया है, माँ बाप को कोई पूछता तक नहीं। इन सब बातों का बोझ आखिरकार रोहित की आत्मा को दबाने लगा। अब कई बार रात को वह शराब की बोतल सामने रखकर सोचता कि सब खत्म कर दे, लेकिन फिर माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा आंखों के सामने आ जाते और बोतल वापस रख देता। उसकी हालत अब मानसिक रूप से बीमार जैसी हो चुकी थी। चेहरे पर मुस्कान गायब थी, बाल झड़ने लगे थे, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखते थे। सहकर्मी मजाक में कहते, भाई तुम तो बूढ़े लगने लगे हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि वह अंदर से हर पल टूट रहा है।
नेहा के अल्टीमेटम ने उसे और बेचैन कर दिया था। वह जानता था कि अगर पत्नी चली गई तो लोग कहेंगे कि वह निकम्मा पति है जिसने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, और अगर वह माँ बाप को छोड़ देगा तो समाज उसे लानत देगा कि बेटा होकर माता पिता का सहारा नहीं बना। उसकी हालत उस आदमी जैसी हो गई थी जो नदी के बीच नाव में बैठा है और दोनों किनारे उसे खींच रहे हैं, लेकिन नाव आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही और ऊपर से तूफानी लहरें उसकी जान लेने को तैयार हैं। कई बार वह ईश्वर से प्रार्थना कष्टाक्ष है, हे भगवान, या तो कोई रास्ता दिखा दो या फिर मुझे उठा लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन ईश्वर भी जैसे मौन था। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक दिन नेहा ने सचमुच अपना सामान पैक कर लिया और रोहित से कहा, मैं मायके जा रही हूँ, जब तक तुम कोई ठोस फैसला नहीं करोगे मैं वापस नहीं आऊँगी। और वह चली गई। माँ बाप चुपचाप ये सब देखते रहे। उनका दिल जानता था कि बेटे का जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन वह अपनी सेहत के आगे असहाय थे। रोहित को लगा मानो उसके जीवन का सहारा ही छिन गया हो। पत्नी दूर चली गई, माँ बाप बीमार पड़े हैं और नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। अब उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था। वह सोच रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, किसका साथ दे और इस दर्दनाक खींचतान का अंत कहाँ जाकर होगा। नेहा के मायके चले जाने के बाद रोहित का जीवन जैसे सुनसान जंगल बन गया था, जहाँ हर ओर अंधेरा ही अंधेरा था। घर में अब पहले जैसी खींचतान नहीं थी, मगर वह सन्नाटा और भी ज़्यादा डराने वाला था। माँ सल्ला देवी का दर्द इतना बढ़ चुका था कि अब उन्हें चलने फिरने के लिए पूरी तरह किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। पिता रामनाथ को डॉक्टर ने सख्त चेतावनी दी थी कि अगर दिल का खास ख्याल नहीं रखा गया तो किसी भी वक्त बड़ा अटैक आ सकता है। ऐसे में रोहित ऑफिस से लौटते ही माँ बाप की सेवा में लग जाता। दवा देना, खाना बनाना, घर के काम संभालना, सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया था। लेकिन ऑफिस की थकान और घर का बोझ उसकी हिम्मत तोड़ देता। कई बार वह खुद थक कर कुर्सी पर कर रह जाता और आंखें बंद कर लेता, पर तभी माँ की आवाज़ आती, बेटा ज़रा पानी ला दे, या पिता की पुकार, दवा का टाइम हो गया है, और वह खुद को समेट कर फिर उठ जाता। दूसरी तरफ नेहा मायके में रहकर लगातार फ़ोन करती और पूछती, सोच लिया या नहीं, कब तक मैं यूं दूसरों के घर रहूंगी? अगर तुम्हें अलग घर लेना है तो बोलो, वरना मैं वापस नहीं आऊँगी। रोहित हर बार टाल देता, कहता थोड़ा सब्र करो। नेहा माँ बाप की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन नेहा के सब्र का बांध टूट चुका था। वह कहती, तुम्हें बस माँ बाप की चिंता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो समझ लो ये रिश्ता खत्म। ये सुनकर रोहित के सीने पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। वह चाहता कि पत्नी का साथ भी ना छूटे और माँ बाप भी अकेले ना पड़े, लेकिन जिंदगी अब उसे बीच से फाड़ रही थी। नौकरी पर भी संकट और गहराने लगा। बॉस ने साफ कह दिया था कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो अगले महीने उसे निकाल दिया जाएगा। रोहित की रातें अब करवटों में कटती। कभी नेहा की तस्वीर को देखकर आंसू बहाता तो कभी माँ पिता की खांसती आवाज़ें सुनकर तकिए में मुंह छुपाकर रोता। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे सड़क के किनारे बैठ गया और देर तक शून्य ताकता रहा। उसके दिमाग में बार बार यही आता, शायद मेरा जीना ही सबके लिए मुसीबत बन गया है। अगर मैं ही ना रहूं तो सब अपनी अपनी तरह से जी लेंगे। लेकिन फिर माँ का चेहरा सामने आता और उसके आंसू रुक जाते। हालत तब और बिगड़ने लगी जब एक रात अचानक पिता रामनाथ को सीने में तेज दर्द हुआ। रोहित उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ये दिल का गंभीर दौरा था, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान चली जाती। अस्पताल का खर्च उठाने के लिए रोहित को दोस्तों से उधार लेना पड़ा, क्योंकि उसकी तनख्वाह अब दवाइयों और घर के खर्च में पूरी तरह ख़त्म हो जाती थी। ऐसे में नेहा को फ़ोन करके उसने बताया तो नेहा ने गुस्से में कहा, देखा यही सब होगा, पूरी ज़िंदगी अस्पताल और दवाइयों में कट जाएगी और हमारा सपना, हमारा भविष्य तुम कब समझोगे? रोहित के पास शब्द नहीं बचे, बस इतना बोला, नेहा सब्र कर लो, अभी माँ बाप को छोड़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन नेहा का जवाब था, अगर तुमने एक महीने में कोई फैसला नहीं किया तो मैं वापस नहीं आऊँगी, और फिर चाहे तलाक ही क्यों ना लेना पड़े। यह सुनकर रोहित जैसे पत्थर का हो गया। उस रात उसने छत पर जाकर आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, हे भगवान, आखिर मैं किसका साथ दूँ, पत्नी का या माँ बाप का?
क्यों मुझे ही ये कठिन राह दी गई है। नीचे कमरे में माँ दर्द से करा रही थी। पिता ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे और फ़ोन पर पत्नी का अल्टीमेटम गूंज रहा था। रोहित समझ गया कि अब वक्त आ गया है जब उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन ये फैसला उसकी आत्मा को चीर देगा। चाहे वे पत्नी चुने या माँ बाप, एक पक्ष का दिल टूटेगा ही। और इसी दुविधा के बीच उसकी आंखें भर आईं और वह खुद से कह उठा, मैं लाचार बेटा हूँ, सचमुच लाचार, क्योंकि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी, हार सिर्फ मेरी होगी। उस रात जब अस्पताल से लौटकर रोहित ने पिता को बिस्तर पर लिटाया और माँ को दवा दी तो उसके दिल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पत्थर से कुचल दिया हो। चारों ओर बस सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में दर्द की चीखें गूंज रही थीं। नेहा का अल्टीमेटम उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। 1 महीने में फैसला करो वरना मैं वापस नहीं आऊंगी। माँ पिता की कमज़ोर सांसें उसके सामने थीं और अंदर से टूटा हुआ उसका मन कह रहा था कि अब कोई एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने बुलाकर कहा, रोहित तुम्हें समझना होगा कि कंपनी को परफॉर्मेंस चाहिए। तुम्हारे निजी झगड़ों से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने घर लौटते हुए रास्ते में सोचा कि अगर नौकरी भी गई तो माँ पिता की दवाइयाँ कैसे चलेंगी और नेहा को वापस लाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। वह टूटकर बस फुटपाथ पर बैठ गया और देर तक रोता रहा। तभी पास से गुजरते लोग उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। लगता है परेशान है बेचारा, जिंदगी ने इसे पागल कर दिया है। उन फुसफुसाहटों ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। वह समझ चुका था कि यह खींचतान उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो उठा और घर की ओर चल दिया। रात को उसने माँ पिता को सुलाया और खुद कमरे में बैठकर घंटों सोचता रहा। एक तरफ पत्नी और उसका भविष्य, दूसरी तरफ माँ पिता और उनका बुढ़ापा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं ही सबकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँ। ना माँ पिता को मेरी चिंता रहेगी, ना पत्नी को शिकायत रहेगी। लेकिन तभी खिड़की से आती ठंडी हवा में उसे पिता की खांसी की आवाज़ सुनाई दी और माँ का कराना उसका दिल काँप उठा। वह बोला, नहीं, अगर मैं चला गया तो ये दोनों अकेले मर जाएंगे। फिर उसने नेहा की तस्वीर उठाई, उसकी मुस्कान देखी और बुदबुदाया, और अगर मैं नेहा को छोड़ दूं तो वह सारी उम्र मुझे कोसेगी। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। अगले दिन उसने नेहा से मिलने का निश्चय किया और मायके गया। नेहा ने उसे देखते ही पूछा, तो बताओ क्या फैसला लिया है। रोहित कुछ देर खामोश रहा और फिर धीमी आवाज़ में बोला, नेहा, मैं माँ पापा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। उनका सहारा मैं ही हूँ। यह सुनते ही नेहा का चेहरा गुस्से और आंसुओं से भर गया। उसने कहा, मतलब तुम्हें पत्नी की परवाह नहीं, बस माँ बाप ही सब कुछ है। ठीक है, तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे माँ बाप के साथ ही कटेगी, मेरे बिना। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। रोहित का दिल फट गया, लेकिन वह जानता था कि उसने वही किया जो उसका फर्ज था। वह लौटा तो देखा माँ पिता दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। माँ ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा तूने सही किया, पत्नी तो मिल जाएगी पर माँ बाप नहीं। लेकिन रोहित के दिल में तीर चुभ गया, क्योंकि वह जानता था कि पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। दिन बीतते गए। नेहा ने सचमुच तलाक का केस डाल दिया। समाज ने तरह तरह की बातें की। कोई कहता बेटे ने माँ बाप को चुना, अच्छा किया, तो कोई कहता पत्नी को छोड़कर मूर्खता की, अब जिंदगी भर पछताएगा। रोहित दोनों ओर से सुनता और चुप रहता। उसकी नौकरी भी आखिरकार छिन गई, क्योंकि वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब वह माँ पिता के साथ छोटे मोटे काम करके घर चला रहा था। नेहा की याद उसे हर पल सताती, लेकिन माँ पिता की सेवा में लगा रहकर उसे थोड़ी तसल्ली भी मिलती कि उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन रहता, जैसे जिंदगी ने उससे सब छीन लिया हो। वह अक्सर सोचता कि अगर उसके पास दो दिल होते तो शायद वह दोनों तरफ का दर्द बांट लेता, लेकिन उसके पास एक ही दिल था और वह दिल दोनों ओर से घायल हो चुका था। उसकी कहानी वहीं ख़त्म हुई जहाँ से शुरू हुई थी। एक लाचार बेटा जो ना पूरी तरह पत्नी का हो पाया, ना माँ बाप का।
बस खुद को खो बैठा। और ज़िंदगी ने उसे यह सिखा दिया कि कभी कभी फैसले सही और गलत से ऊपर होते हैं, वे बस तकदीर के होते हैं। एक दिन मोहल्ले में गणेशोत्सव की तैयारी चल रही थी। सब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जब रोहित अपने पिता को सहारा देकर पंडाल तक ले गया तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो इस लड़के की बीवी तो भाग गई, अब माँ बाप का बोझ उठाकर घिसेगा सारी उम्र। कोई दूसरी बोला, बीवी सही कहती थी, अलग घर लेना चाहिए था वरना ये हाल ना होता। ये बातें रोहित ने कानों से सुनी। उसका चेहरा लाल हो गया मगर उसने कुछ नहीं कहा। माँ की आंखें भर आईं और पिता सिर झुक गया। उस रात रोहित ने सोचा कि लोग चाहे जैसा कहें, उसे अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन ये ताने उसकी आत्मा में जहर बनकर उतर गए। तलाक की प्रक्रिया के दौरान नेहा ने बच्ची को जन्म दिया। ये खबर सुनकर रोहित अंदर से टूट गया, क्योंकि वह पहली बार बना था मगर बच्ची को गोद में लेने का हक उसे नहीं मिला। नेहा के घर वालों ने कह दिया, जब तूने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया तो बच्ची पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं। रोहित ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी की झलक देखी और रो पड़ा। उसे लगा कि जिंदगी ने उससे उसका भविष्य भी छीन लिया। माँ पिता ने उसे ठाठस बंधाया मगर रोहित जानता था कि उसकी आधी जिंदगी अब उस बच्ची की यादों में कैद रहेगी। नौकरी छूटने से पहले एक दिन ऑफिस में मीटिंग थी। सब सहकर्मी अपने अपने प्रोजेक्ट दिखा रहे थे। जब रोहित की बारी आई तो उसका प्रोजेक्ट अधूरा था। बॉस ने सबके सामने कहा, अगर तुम्हें घर के झगड़े ही निपटाने हैं तो इस्तीफा दे दो, कंपनी को निकम्मों की ज़रूरत नहीं। पूरा ऑफिस हंस पड़ा। किसी ने कहा, सास बहू के झगड़े में फंसा है बेचारा। यह सुनकर रोहित की आंखें भर आईं मगर उसने आंसू पी लिए। उसी दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जिंदगी जैसी भी चले, वह माँ पिता को छोड़कर कभी पत्नी के पीछे नहीं भागेगा। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी तो रोहित ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। दरवाजे पर नेहा बेटी को गोद में लिए खड़ी थी। एक बड़ा सा बैग भी ज़मीन पर रखा हुआ था। नेहा बोली, रोहित क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? रोहित बिना कुछ बोले एक तरफ हो गया। नेहा अंदर आई और सीधा सास के कमरे में जाकर सास ससुर के पैर छुए और सास के पैरों में बैठकर बोली, माँ जी, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया था, इसलिए शायद भगवान ने मुझसे मेरा सुख चैन छीन लिया। तलाक के बाद मैं और मेरी बेटी भैया भाभी को बोझ लगने लगे। भाभी की नज़रों में मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी थी। उन्होंने मुझे ताने और गालियाँ दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। भाभी रोज़ झूठे आरोप लगा लगा कर भैया से मुझे जलील करवाने लगी। तब मुझे अपने इस घर का महत्व पता चला, जहाँ मैं इज्जत से और अपनी मन मर्जी से रहा करती थी। आप सबकी और रोहित की अच्छाइयाँ मुझे नज़र आने लगी थीं और तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ही अपने घर परिवार को बचा सकती हूँ और इसलिए आज मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट आई हूँ। अगर आप और रोहित मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की नौकरानी तक बनकर रहने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि सबके साथ मिलकर रहने में ही सुख है। कहते हुए नेहा की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। सरला जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया और बोली, बहू, मैं भी तो यही चाहती थी कि तू एक बेटी की तरह हमारी सेवा करे, लेकिन तूने हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर करने की जिद की तो हम टूट गए। लेकिन अब तू लौट आई है तो सब ठीक हो जाएगा। रोहित ने एहसान भरी नज़रों से नेहा को देखा और अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा। अब नेहा ने दवा लाकर माँ की सेवा शुरू कर दी और पूरी रात उनके पास बैठी रही। यह देखकर रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि नेहा केवल उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार बहू और पत्नी भी है। अब रोहित खुद को लाचार बेटा नहीं मानता। उसने सीखा कि जब पत्नी की समझदारी और माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी परिवार टूट नहीं सकता।
उसकी ज़िंदगी ने उसे सिखाया कि रिश्ते त्याग, समझदारी और संतुलन से बचते हैं। नेहा के लौटे आने के बाद जैसे उस घर में बिखरे रिश्तों की डोर फिर से जुड़ गई थी। वह दिन परिवार के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था। महीनों से जो घर गहरी चुप्पी और तनाव में डूबा हुआ था, उसमें अचानक से हंसी की हल्की गूंज सुनाई देने लगी। जिस कमरे की दीवारें अब तक केवल झगड़े और तकरार की गवाह बनी थी, वही अब रिश्तों का नया अध्याय लिखा जा रहा था। नेहा के चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अपने शब्दों से आपको चोट पहुँचाई, लेकिन मेरा इरादा कभी भी बुरा नहीं था। मैंने बस ये चाहा कि रोहित पर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो। अगर मेरी वजह से आपको कभी दुख मिला तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। सरला देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने नेहा को उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू शब्दों से ज़्यादा कुछ कह रहे थे। वे फूट फूट कर बोली, बेटी, हमें लगा था कि तू हमारे बेटे को हमसे दूर कर देगी, लेकिन आज समझ आया कि तू उसका सहारा है। हम बूढ़े लोग हैं, सोच में पुराने हैं, लेकिन तूने जो सहा वह भी आसान नहीं था। ये सुनकर वहाँ मौजूद रोहित के भीतर एक अजीब सी राहत भर गई। उसे लगा जैसे वर्षों पुराना बोझ अचानक हल्का हो गया हो। रामनाथ जी, जो अब तक चुपचाप इस सबको देख रहे थे, उन्होंने भी पहली बार नर्म स्वर में कहा, नेहा, घर में तूने आकर जो साहस दिखाया है वह किसी और के बस की बात नहीं थी। उस रात परिवार ने बरसों बाद एक साथ खाना खाया। वही रसोई जिसमें हर दिन तकरार की खटपट सुनाई देती थी, आज सुकून और अपनापन दे रही थी। नेहा ने अपने हाथ से सास ससुर के लिए खाना बनाया। सरला देवी ने एक कौर खाते ही कहा, बहू, तेरे हाथ के खाने में तो दवा जैसी भी ज़्यादा असर है। माहौल में हल्की हंसी गूंजी। ये हंसी उस परिवार के लिए उम्मीद की किरण थी। दिन गुजरते गए और रिश्तों की खटास धीरे धीरे मिठास में बदलने लगी। रोहित को भी नई जॉब मिल गई। नेहा ने खुद नौकरी शुरू करने का फैसला लिया। वह चाहती थी कि रोहित अकेले जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाए। उसने घर और ऑफिस दोनों को संतुलित करना शुरू किया। सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले वह घर का सारा काम निपटाती, सास ससुर के लिए दवा और नाश्ता तैयार करती और फिर मुस्कुराते हुए रोहित को विदा करती। रोहित जब शाम को थका हारा घर लौटा तो नेहा का चेहरा और उसके शब्द उससे सारा थकान भुला देते। नेहा की समझदारी और धैर्य ने परिवार को धीरे धीरे एक नई दिशा दी। उसने रोहित से कहा, हमें अब सिर्फ बीते हुए झगड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कैसे इस घर का भविष्य बेहतर बने। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं तो हम एक नया घर ले सकते हैं, लेकिन माँ पापा को साथ रखकर। रोहित ने उसकी बातों में पहली बार एक ठोस समाधान देखा। उसे लगा कि नेहा सचमुच उसका सहारा है। पूरे घर में खुशियों की बौछार हो गई। रामनाथ जी अपनी पोती को गोद में लेकर कहते, अब तो भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। ये बच्ची हमारे घर की लक्ष्मी है। सरला देवी पोती को अपने हाथों से लोरी सुनाती और उसके छोटे छोटे हाथ पांव को चूमते चूमते खुद रो पड़ती। धीरे धीरे परिवार ने मिलकर एक छोटा सा नया फ्लैट ले लिया। इस फैसले में सबका योगदान था। रोहित और नेहा ने अपनी बचत लगाई, जबकि रामनाथ और सरला देवी ने अपनी पेंशन से मदद की। नया घर छोटा ज़रूर था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन इतना बड़ा था कि हर कोना सुकून से भर गया। वहाँ अब रोज़ छोटी छोटी खुशियाँ मनाई जाती। बेटी की किलकारियाँ, सास ससुर की हंसी और पति पत्नी की समझदारी ने उस घर को स्वर्ग बना दिया। रोहित ने एक दिन सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं कभी लाचार बेटा नहीं था, मैं बस उलझनों में फंसा था। मेरी असली ताकत मेरी पत्नी नेहा की समझदारी और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। अगर परिवार साथ हो और सब एक दूसरे को समझें तो कोई भी मुश्किल रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। उस दिन नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने मन ही मन कहा, शायद ये सफ़र कठिन था, लेकिन अब मेरा घर सचमुच मेरा आशियाना बन गया है।
तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।